ये कहानी शुरू होती है सन 1942 से, जब जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक किया था। और इस अटैक के बाद अमेरिका भी वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल हो गया और वो किसी भी कीमत पर अब जापान से बदला लेना चाहता था। इसीलिए यूएस नेवी के बहुत सारे टॉर्पेडो बॉम्बर एयरक्राफ्ट साउथ पैसिफिक के अंदर जितने भी जापानीज पनडुब्बियां थी उन्हें नष्ट करने के लिए उड़ चले। इसी में एक एयरक्राफ्ट होता है जिसके अंदर 3 लोग होते हैं, पायलट हैरल्ड, बॉम्बार्डियर यानी कि बॉम्ब फेंकने वाला टोनी और रेडियो मैन जीन। और जब ये वापस आ रहे होते हैं तो ये आसमान में बादलों के बहुत ऊपर होते हैं और ये अपना रास्ता भूल जाते हैं और इनका फ्यूल टैंक भी धीरे धीरे खाली हो रहा है। जीन रेडियो से संपर्क करके रास्ता पूछने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन सिग्नल क्लियर ना होने की वजह से उसे आवाज अच्छे से सुनाई नहीं देती और तभी उसे रेडियो पर जापानीज की आवाज आती है। वो रेडियो की तार निकाल देता है और मोर्स कोड के जरिए संदेश भेजता है, लेकिन इनका फ्यूल कम हो रहा होता है। इसीलिए इनका पायलट हैरल्ड बोलता है कि तुम्हें दोबारा से कनेक्शन जोड़ना होगा और वो दोबारा से कोशिश करता है, लेकिन इनका संपर्क फिर भी नहीं हो पाता। और अब हैरल्ड के पास इस विशाल समंदर के ऊपर लैंडिंग करने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है और वो अपने साथियों को बोलता है कि तुम सारा जरूरी सामान निकाल लो, हमें अब यहीं पर लैंडिंग करनी होगी क्योंकि पेट्रोल खत्म होने वाला है। और वो उस विशाल समंदर में लैंडिंग करते हैं। लैंडिंग करने के बाद हैरल्ड की तो बेल्ट खुल जाती है, लेकिन टोनी और जीन की बेल्ट नहीं खुलती और अब वो एयरक्राफ्ट के साथ नीचे डूबना शुरू हो जाते हैं और वो बहुत नीचे चले जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि ये दोनों एयरक्राफ्ट के साथ डूबते इनकी बेल्ट खुल जाती है और ये दोनों भी ऊपर आ जाते हैं जहां पर हैरल्ड है। इनके पास एयरबोट होती है और ये तीनों उस एयरबोट पर बैठ जाते हैं, लेकिन इनके पास ना अब खाने के लिए खाना है, ना पीने के लिए पानी है। हालांकि इनके एयरक्राफ्ट में सब कुछ था, लेकिन ये उसमें फंस गए थे, इसीलिए उसमें से कुछ निकाल नहीं पाए। और इस साउथ पैसिफिक में, इस विशाल समंदर में जिसका इन्हें कहीं भी कोई अंत नहीं दिखता, ये तीनों फंस चुके हैं। लेकिन इन्हें पूरा यकीन है कि जल्द यहाँ पर यूएस नेवी आएगी और इन तीनों को यहाँ से बचा कर ले जाएगी। और ऐसा होता भी है। इन्हें आसमान में एक यूएस नेवी का एयरक्राफ्ट दिखता है। चीफ कहता है कि पानी में पैराशूट खोल दो ताकि ऊपर से वो उस पैराशूट को देख सके, क्योंकि जो इनकी एयरबोट है वो बहुत छोटी है और इतनी ऊंचाई से इनकी एयरबोट को नहीं देखा जा सकता। पर इनके पास पैराशूट नहीं होता, वो समंदर में एयरक्राफ्ट के साथ डूब चुका होता है और ना ही इनके पास फ्लेयर गन होती है जिसे चला के ये इशारा दे सके कि ये यहाँ पर है। ये तीनों अपनी लाइफ जैकेट निकालते हैं और उसे हिलाना शुरू कर देते हैं और साथ ही चिल्लाते भी हैं, लेकिन वो एयरक्राफ्ट इतनी दूर होता है कि वो इन्हें देख ही नहीं पाता और वो वापस चला जाता है। हैरल्ड जो कि पायलट होता है वो कहता है कि ये हमें यहाँ पर ढूंढने के लिए आए थे और ये हमारे पास आखिरी मौका था। टोनी कहता है कि वो हमें यहाँ इस विशाल समंदर में ऐसे नहीं छोड़ सकते। वो कहता है वो बार बार एक ही जगह पर ढूंढने के लिए नहीं आएंगे, यानी कि अब इन्हें खुद ही यहाँ से किसी भी तरह से निकलना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं हैरल्ड जो कि इन सब में सबसे सीनियर है, वो जानता है कि ये सब के सब यहाँ पर फंस चुके हैं। वो सबको कहता है कि अपने जूते उतार दो क्योंकि ये सफर बहुत लंबा होने वाला है। और ये तीनों अपने जूते निकाल लेते हैं, लेकिन इनकी जो एयरबोट है वो इतनी छोटी है कि उसमें कोई भी सामान रखने की जगह नहीं है। हैरल्ड कहता है कि हमें अपने जूते फेंकने होंगे और इसके बाद टोनी और जीन अपने जूते समंदर में फेंक देते हैं, लेकिन हैरल्ड अपने जूते नहीं फेंकता। ये देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। जीन कहता है कि आपने अपने जूते नहीं फेंके। वो कहता है कि अगर हमें जमीन मिल गई तो हम में से किसी एक को चलना होगा, इसीलिए हमें एक पैर बचाना है। और इस तरह से इनका पहला दिन इस समंदर में बिना पानी के, बिना खाने के निकल जाता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ पर इतनी जगह नहीं है कि ये तीनों एक साथ सो जाए, इसीलिए ये एक एक करके सोते हैं। रात को इनका चीफ जिसका नाम हैरल्ड है वो बोलता है किसी को पानी पीना है। टोनी और जीन उसे हैरानी से देखते हैं और इसके बाद हैरल्ड अपने जूते के अंदर यूरिन करता है और वो उस यूरिन को पी जाता है क्योंकि वो जानता है कि इन्हें पानी अब यहाँ पर मिलना इतना आसान नहीं है। अगली सुबह हैरल्ड इन्हें बताता है कि हम समंदर में फंस चुके हैं और हम हवाई की तरफ जा रहे हैं जो यहाँ से लगभग 1900 माइल्स दूर है और हमारे जो पीछे है वो है साउथ अमेरिका जो यहाँ से 6000 माइल्स दूर है। हैरल्ड एक पायलट है, इसीलिए उसे जगहों का, दिशाओं का अच्छा अंदाजा होता है। वो कहता है कि अगर हम इसी तरह से चलते रहे तो कुछ हफ्तों में पहुंच जाएंगे। ये सुनकर ये दोनों हैरान हो जाते हैं। टोनी कहता है कि अगर हम पहुंच भी गए तो उससे पहले ही हम भूख और प्यास से मर जाएंगे। जीन कहता है कि यहाँ पानी में बहुत सारी मछलियां, हमें कुछ करना होगा। अब इनके पास थोड़ा सा जो सामान होता है उसमें एक गन की मैगजीन भी होती है और गन की मैगजीन के अंदर स्प्रिंग होता है और ये उस स्प्रिंग से मछली पकड़ने का कांटा बना लेते हैं और उस कांटे को पानी में डालते हैं और तभी इनके कांटे में कुछ फंस जाता है। ये उसे खींचने की कोशिश करते हैं और जब ये उसे खींचते हैं तो इनकी रस्सी टूट जाती है और उसमें कांटा नहीं होता। जीन कहता है कि पानी में कोई हमसे भी ज्यादा भूखा है। हालांकि ये समंदर में है, पानी में है, लेकिन यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा होती है
है। इसीलिए जीन पानी में कूद जाता है। वो कहता है कि अब मैं और गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता, और उसके पीछे टोनी भी कूदने वाला होता है, लेकिन हैरोल्ड उसे रोक देता है। वो कहता है मैंने सुना है इस पानी में शार्क हैं, और जब ये बात जीन को बताई जाती है तो जल्दी से वो वापस अपनी बोट पर आ जाता है। इसका मतलब ये है कि ये लोग अब पानी में नहीं जा सकते। धीरे धीरे वक्त बीतता है और इन्हें आज इस बोट पर पूरे 5 दिन हो जाते हैं, और 5 दिनों से ना इन्होंने पानी की एक घूंट पी है, ना ही खाने का एक निवाला खाया है, और ये तीनों की तीनों बहुत कमजोर हो जाते हैं। और जब टोनी बर्दाश्त नहीं कर पाता तो वो समंदर का पानी पीने की कोशिश करता है, लेकिन हैरोल्ड उसे रोक लेता है। वो कहता है कि ये पानी तुम्हारे शरीर को और भी सुखा देगा। दरअसल इन सब के यहाँ पर फंसने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि हैरोल्ड, जो कि इनका पायलट है, वो वेस्ट की तरफ जा रहा होता है, और वो जीन से कंफर्मेशन मांगता है कि क्या हम सही जा रहे हैं। और रेडियो पर जीन को ये बताया जाता है कि तुम्हें ईस्ट जाना है, और इसी वजह से रास्ता खो देते हैं, और पेट्रोल खत्म होने की वजह से अब ये समंदर में फंस चुके हैं। अब अचानक से हैरोल्ड को याद आता है कि उसकी शर्ट की जेब में एक पेंसिल है, जिससे वो बहुत खुश हो जाता है। वो पेंसिल निकालता है। वो कहता है कि हम चार्ट बना सकते हैं, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि हम एग्जैक्टली अभी कहां पर है। और इसके बाद वो अपनी राफ्ट पे, अपनी एयरबोट पर ही एक चार्ट बनाना शुरू कर देता है। और चार्ट बनाने के बाद जब उसे अपनी स्थिति का पता चलता है तो वो कहता है कि हमें अपनी बोट को हवा के साथ बहने से रोकना होगा, और वो लाइफ जैकेट से और इनके पास जो और सामान होता है उससे एक लंगर बनाते हैं, जिससे इनकी बोट एक जगह पर स्टेबल हो जाएगी। और जब ये उसे निकालेंगे तब ये उसी दिशा में जाएंगे जिस तरफ हवा चल रही होगी, और ऐसा करने से उस तरफ जा सकते हैं जिस तरफ ये जाना चाहते हैं। ये लंगर बनाकर पानी में डाल देते हैं, जिससे इनकी बोट स्टेबल हो जाती है। और इसके बाद ये प्रेयर करते हैं, और प्रेयर करने के बाद जीन कहता है कि हमने जिंदगी में सभी काम अच्छे नहीं किए, लेकिन हमें आपकी मदद की जरूरत है। हैरोल्ड ईश्वर से मांगता है कि इस समंदर में जितनी भी बोट्स हैं उन सब की रक्षा करना, और उन्हीं बोट्स में से एक बोट हमारी भी है। टोनी कहता है कि जैसा मेरे दोस्तों ने कहा, बिल्कुल सही कहा, लेकिन हमें सबसे ज्यादा जरूरत यहाँ पर बारिश की है। कृपया आप बारिश कर दें। लेकिन बारिश नहीं होती। इस बात से टोनी डिसअपॉइंट हो जाता है। जीन कहता है कि ईश्वर को थोड़ा सा वक्त तो दो। अब रात हो जाती है, और ये जब सब के सब सो रहे होते हैं तभी बारिश होना शुरू हो जाती है। और कई दिनों के बाद आज इन्होंने पहली बार पानी की एक घूंट पी है, जिससे इन्हें बहुत राहत मिलती है, क्योंकि इनकी पूरी बॉडी डिहाइड्रेट हो चुकी थी। अगले दिन ये दिखाया जाता है कि जीन कई दिनों से मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो एक भी मछली नहीं पकड़ पाता। हैरोल्ड उसे कहता है कि मैंने तुमसे ज्यादा पेशेंस रखने वाला फिशरमैन आज तक नहीं देखा। तुम पिछले 1 हफ्ते से मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम 1 हफ्ते में एक भी मछली नहीं पकड़ पाए। जीन कहता है कि जहां से मैं आया हूं वहां पर एक कहावत है, यू डोंट कैच यू डोंट ईट। लेकिन जीन अब खुद भी फ्रस्ट्रेट हो चुका है। वो अपनी जेब से चाकू निकाल लेता है। हैरोल्ड उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि इस चाकू को हमेशा अपनी जेब में रखना, क्योंकि सिर्फ एक यही चीज हमारे पास है जो इस राफ्ट में छेद कर सकती है। लेकिन जीन उसकी बात नहीं सुनता, और वो पानी में मछली का इंतजार करना शुरू कर देता है। और जैसे उसे पानी में मछली दिखती है वो उस पर वार कर देता है, लेकिन उसे लगता है कि उसने राफ्ट पर चाकू मार दिया है। वो कहता है कि मुझसे गलती हो गई, मैंने राफ्ट पर चाकू मार दिया। हैरोल्ड कहता है कि चाकू को निकालना मत, क्योंकि अगर उसने चाकू निकाल दिया तो पानी राफ्ट के अंदर भर जाएगा, और इस तरह से ये अपनी राफ्ट खो देंगे। लेकिन जीन देखता है कि उसने चाकू एक शार्क मछली के बच्चे को मारा होता है, और वो उसे ऊपर राफ्ट के अंदर खींच लेता है। और इसके बाद ये सब मिलकर उस शार्क के बच्चे को मार देते हैं, और उसके पेट से कई सारी छोटी मछलियां भी निकलती है। और इस तरह से पूरे 1 हफ्ते बाद ये ठोस खाने का पहला निवाला खाते हैं, जिससे न केवल इन्हें खुशी होती है बल्कि इनकी बॉडी में एनर्जी भी आती है। यहाँ पर जो हैरोल्ड होता है वो कहता है कि मैं अब घर जाऊंगा, मेरी पत्नी मुझसे बहुत नाराज होगी। वो इन दोनों से भी पूछता है क्या तुम्हारी शादी हो गई है। दरअसल ये एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह पर्सनली नहीं जानते। टोनी कहता है कि मेरी शादी नहीं हुई, लेकिन मेरी एक गर्लफ्रेंड है। जीन कहता है कि ना मेरी शादी हुई है ना गर्लफ्रेंड। टोनी जीन को कहता है कि तुम जब वापस जाओगे तो तुम मेरी बहन को डेट कर लेना, वो बहुत खूबसूरत है। अब जब ये बातें कर रहे होते हैं तब ये देखते हैं कि बहुत सारी शार्क्स इनकी राफ्ट के चारों तरफ घूम रही होती है। दरअसल इन्होंने जिस शार्क के बच्चे को मारकर खाया है उसका कुछ खून पानी में भी गिर गया था, जिसकी स्मेल से सारी शार्क्स यहाँ पर आ जाती हैं। लेकिन वो इनकी राफ्ट को कुछ भी नहीं करती, वो सब की सब वापस चली जाती हैं। दरअसल साउथ पैसिफिक शार्क्स मछलियों के लिए बहुत मशहूर है, और वो कभी भी इनकी राफ्ट को गिराकर इन सब को खत्म कर सकती है। लेकिन इस बार इनकी किस्मत अच्छी होती है, इसीलिए ये बच जाते हैं। अब हालांकि इन्होंने खाना खा लिया, इन्हें पानी भी मिल चुका है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते ये एक बार फिर से कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। और एक रात को जीन जब पानी के अंदर हाथ डालकर बैठा होता है तभी एक शार्क उसके हाथ पर हमला कर देती है, जिससे उसके हाथ को वो जख्मी कर देती है। लेकिन जीन की किस्मत अच्छी होती है कि उसके हाथ में बहुत ज्यादा चोट नहीं आई। और एक बार जीन को दिखता है कि सामने कुछ है, उसे लगता है कि सामने कोई आइलैंड है, और वो टोनी को दिखाता
दिखाता है, लेकिन टोनी कहता है कि सामने कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। यहाँ पर इन्हें अजीब अजीब से सपने भी आ रहे होते हैं और 15वें दिन की सुबह ये दिखाया जाता है कि टोनी के हाथ में उसकी गन होती है और तभी जीन उसे धीरे से कहता है कि मुझे अपनी गन दो और बिल्कुल आवाज मत करना। टोनी उसे गन दे देता है और तभी वो देखता है कि सामने उन्हीं के राफ्ट पर एक पक्षी बैठा होता है और वहीं पर हैरल्ड भी सो रहा होता है। जीन उस पर गोली चलाता है और गोली पक्षी को लग जाती है, लेकिन वो राफ्ट से नीचे समंदर में गिर जाता है। और जब हैरल्ड देखता है कि इन्होंने एक पक्षी को निशाना बना दिया है, वो समंदर में कूद जाता है, उस पक्षी तक पहुंचता है और जैसे वो उस पक्षी को उठाता है तो वो देखता है कि उसके पीछे एक शार्क आ रही होती है। अब हैरल्ड जल्दी से अपनी राफ्ट की तरफ आता है और इससे पहले कि वो शार्क करने वाला बन जाता है, वो राफ्ट के ऊपर आ जाता है और वो शार्क इनकी राफ्ट के नीचे से निकल जाती है और इस तरह से हैरल्ड बच जाता है। और अब इनके पास एक बार फिर से खाना है। 15 दिन में ये दूसरी बार है जब इन्हें खाना मिला है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे होते हैं इसका असर इनके दिमाग पर भी हो रहा होता है। इन सबको अजीब अजीब सपने आते हैं और अब इन्हें यहाँ पर 20 दिन हो जाते हैं। और जब सुबह हैरल्ड उठता है तो वो देखता है कोई भी ड्यूटी पर नहीं होता, यानी कि कोई भी हवा का रुख नहीं देख रहा। इस बात से वो गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें ऑर्डर दिए थे लेकिन तुमने मेरे ऑर्डर नहीं माने। जीन कहता है कि यहाँ पर देखने के लिए कुछ भी नहीं है और वैसे भी आज तक हमें आइलैंड तक पहुंच जाना चाहिए था, वो आइलैंड कहाँ पर है। हैरल्ड बोलता है कि मेरे दिमाग में एक रफ पिक्चर है और ये सुनकर ये दोनों हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं रफ पिक्चर, यानी कि हैरल्ड अभी भी श्योर नहीं है कि ये कहां पर है। जीन कहता है कि तुम्हारी वजह से हमें समंदर में लैंड करना पड़ा क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं चला कि हमारा शिप कहां पर है। तुम हमें हमारे शिप से बहुत दूर ले आए थे जिस वजह से हम आउट ऑफ रेंज हो गए और इसीलिए हमारी उनसे बात नहीं हो पाई। और हैरल्ड भी एक्सेप्ट करता है कि जब वो ऊपर हवा में थे तो उसे नींद आ गई थी। दरअसल वो कुछ सेकंड्स के लिए सो गया था और जब उसकी आंख खुली तब तक वो बहुत दूर निकल चुके थे, वो आउट ऑफ रेंज हो चुके थे। उन्हें नहीं पता था कि वो कहां पर है और पेट्रोल खत्म होने की वजह से इन्हें समंदर में लैंड करना पड़ा और अब ये तीनों यहां पर फंस चुके हैं। यानी कि इस सब के पीछे गलती सिर्फ हैरल्ड की होती है और हैरल्ड को इस बात का बहुत पछतावा भी होता है। वो इन दोनों से माफी मांगता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन अब ये कुछ नहीं कर सकते। जीन उस मैप को उठाता है जो हैरल्ड ने लाइफ बोट जैकेट के ऊपर बनाया होता है और वो कहता है कि अब यही हमें घर वापस ले जा सकता है। और तभी हैरल्ड को एक आइडिया आता है। उसके पास जो शूज होते हैं वो उन्हें जीन के चाकू से काट कर उनके सोल से 2 चप्पू बना लेता है ताकि जिस भी दिशा में जाना चाहते हैं उस दिशा में जा सकें। और टोनी कहता है कि जो भी सबसे पहले आइलैंड देखेगा उसे बाकी के 2 लोग डिनर करवाएंगे, वो भी उसकी मनपसंद जगह पर। लेकिन इनकी मंजिल इतनी आसान नहीं है और कुछ और दिन बीत जाते हैं और आज इन्हें समंदर में पूरे 30 दिन हो चुके हैं और 30 दिन के बाद इनके अंदर अब बोलने की भी हिम्मत नहीं है क्योंकि ये प्यासे हैं, ये भूखे हैं और ना ही इनके पास कोई मोटिवेशन है। अब उसी रात को बारिश होना शुरू हो जाती है जिससे इन्हें एक बार फिर से पानी मिल जाता है, लेकिन तभी ये देखते हैं कि बहुत बड़ा एक तूफान भी सामने से आ रहा होता है और ये उस तूफान में फंस जाते हैं। इनकी राफ्ट उलट जाती है और टोनी, जिसको तैरना नहीं आता, वो भी खो जाता है। लेकिन तभी ये देखते हैं कि टोनी भी राफ्ट की दूसरी तरफ होता है। ये राफ्ट को सीधा करते हैं और बड़ी मुश्किल से एक एक करके सब के सब राफ्ट के ऊपर चढ़ जाते हैं और इस तरह से ये इस भयानक तूफान से बच जाते हैं। और अगली सुबह ये दिखाया जाता है कि ये तीनों बहुत बुरी तरह से थक चुके हैं और इनके पास जो थोड़ा बहुत सामान था वो रात को तूफान में समंदर में कहीं खो गया और इन्होंने भी अब मान लिया है कि ये अब बचने वाले नहीं हैं। ये इस राफ्ट के ऊपर एक जिंदा लाश की तरह पड़े होते हैं और इन्हें अपने घर की भी याद आ रही होती है। हैरल्ड अपनी पत्नी को याद कर रहा होता है और जीन को टोनी की बहन समंदर में बैठी हुई दिखती है। दरअसल उसको हेल्यूसिनेशन होता है। जिस तरह से टोनी ने अपनी बहन का डिस्क्रिप्शन दिया था उस हिसाब से वो उसकी इमेज को देखता है और टोनी से कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी बहन से प्यार हो गया है। टोनी कहता है कि तुम दोनों एक ग्रेट कपल बनते। हैरल्ड ये सब सुनकर बहुत दुखी होता है। वो कहता है मुझे नहीं पता था कि ये सब इस तरह से एंड होगा, मुझे माफ कर दो। दरअसल हैरल्ड अपने आप को इसके लिए गुनहगार समझ रहा होता है, लेकिन तभी टोनी बड़ी मुश्किल से बैठता है और वो कहता है कि हम बहुत दूर तक आ चुके हैं और इस तरह से हम हार नहीं मान सकते। और इसके बाद वो अपने हाथ से चप्पू चलाना शुरू कर देता है और उसे देखकर ये दोनों भी बैठ जाते हैं और वो भी ऐसे ही करते हैं। लेकिन चाहे ये अपने आप को कितना भी मोटिवेट क्यों ना कर लें, इनके शरीर में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होती। और 34 दिन बाद जब ये पूरी तरह से बेहाल हो चुके हैं, लगभग मर चुके हैं, इनके अंदर बात करने की भी हिम्मत नहीं है। और उसी हालत में टोनी कहता है कि मैंने सपना देखा जिसमें मैंने एक बहुत हरा खेत देखा। हैरल्ड कहता है कि ये सपना मैं 2 बार देख चुका हूँ। और इसके बाद हैरल्ड थोड़ा सा पानी समंदर का उठाकर पीना शुरू कर देता है। दरअसल उसने मान लिया है कि वो अब नहीं बचेगा। और तभी उसके सामने लेटा हुआ जीन कहता है कि मुझे सामने कुछ हरा हरा दिख रहा है। और जब ये तीनों उठकर देखते हैं
तो ये एक आइलैंड होता है और इसे देखकर इन सब के अंदर एक खुशी, एक एनर्जी आ जाती है, क्योंकि 34 दिन समंदर में बिताने के बाद आज ये एक छोटे से आइलैंड तक पहुंच गए और ये अपने हाथों से जोर जोर से नाव को उस तरफ धकेलना शुरू कर देते हैं और कुछ ही पलों के बाद ये तीनों समंदर के किनारे पर पड़े होते हैं। 34 दिनों के बाद इन्होंने धरती को छुआ है, जिससे इन्हें बहुत सुकून मिलता है। यहीं बीच पर 2 झोपड़े भी होते हैं और ये तीनों के तीनों उस तरफ चल पड़ते हैं और इस तरह से इस मुश्किल सफर को खत्म करके ये तीनों 20 फरवरी सन 1942 को पूका पूका नाम के एक बीच पर पहुंच जाते हैं। इन तीनों की जान इसलिए बची क्योंकि इन्होंने इतने मुश्किल सफर में भी कभी होप नहीं छोड़ी। और होप एक ऐसी चीज होती है जो जिंदगी में आपको लड़ना सिखाती है, आगे बढ़ना सिखाती है। वो आपके अंदर जज्बा लेकर आती है और इसी जज्बे से ये तीनों बच गए। और अंत में बताया जाता है कि इन तीनों ने 1000 माइल से भी ज्यादा का सफर उस छोटी सी राफ्ट में किया था और हैरल को नेवी ने अवार्ड भी दिया क्योंकि उसने इस मुश्किल सफर में अपने क्रू को बहुत अच्छे से लीड किया था। लेकिन इसके बाद उन्होंने कभी भी कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं उड़ाया। टोनी जब पूरी तरह से ठीक हो गया तो उसने अपना करियर नेवी में ही कंटिन्यू रखा और 1986 में जब उसकी मृत्यु हुई तो उसकी राख को समंदर के ऊपर से छोड़ दिया गया। जीन ने भी वॉर के दौरान रेडियो मैन का काम किया और सन 1946 में उसने टोनी की बहन फ्रांसिस से शादी कर ली। और अंत में हमें इन तीनों की एक रियल पिक्चर भी दिखाई जाती है, जिससे ये पता चलता है कि इन तीनों ने 34 दिनों तक समंदर में कितना संघर्ष किया था। तो ये थी वर्ल्ड वॉर 2 की एक सच्ची घटना जिसमें हैरल्ड डिक्सन, टोनी पेस्टुला और जीन एल्ड्रिच ने अपनी जिंदगी को बचाया। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।